कहानी हमें 1719 के उत्तरी अमेरिकी जंगलों में ले जाती है, जहां कोमांची ट्राइब, कोमांचे जनजाति के लोग प्रकृति के कठोर नियमों के बीच जीवन जी रहे थे। कहानी की केंद्रीय पात्र है नारू, एक नौजवान लड़की जो अपने समुदाय की दूसरी औरतों की तरह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और इलाज करने के काम में संतोष नहीं कर सकती थी। नारू के दिल में एक जलती हुई आग थी। वह अपनी जनजाति की सबसे कुशल और सम्मानित शिकारी हंटर बनना चाहती थी। वह लगातार अपने बड़े भाई ताबे से सीखती रहती थी, जो अपनी जनजाति का सबसे बेहतरीन और सबसे बहादुर शिकारी था। नारू की इस महत्वाकांक्षा को अक्सर उसके कबीले के पुरुष शिकारी हल्के में लेते थे और उसे सिर्फ एक लड़की मानते थे, लेकिन नारू जानती थी कि उसके पास सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक तेज और अद्भुत दिमाग है। नारू को अक्सर अपने भाई ताबे से सुनना पड़ता था कि एक सच्चा शिकारी वह है जो जानता है कि क्या करना है, जो शारीरिक रूप से मजबूत हो। लेकिन नारू का मानना था कि सच्चा शिकारी वह है जो जानता है कि उससे क्या छुपाया जा रहा है, जो अपनी बुद्धि से सबसे छिपी हुई चीज को भी भांप ले। इसी जुनून में एक दिन जंगल में शिकार के दौरान नारू आसमान की तरफ देखती है और उसे बादलों के बीच से आती हुई एक अजीब सी चमकीली चीज दिखाई देती है। यह चीज किसी गिरते हुए तारे जैसी नहीं थी, बल्कि तेजी से और जानबूझकर पृथ्वी की ओर आ रही थी। नारू को तुरंत एहसास हो जाता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। वह इसे एक साइन मानती है जो उसे यह बताता है कि यह वक्त है उसे अपनी असली क्षमता को साबित करने का। अगले कुछ दिनों में जंगल में अजीबोगरीब और भयानक घटनाएं घटने लगती हैं। एक विशाल सांप, जिसे नारू ने एक ऊंचे पेड़ पर फंसा हुआ देखा था, अचानक वहां से जमीन पर गिर जाता है। नारू को महसूस होता है कि सांप को किसी बहुत बड़ी अनदेखी ताकत ने बीच से ही काट दिया है। जल्द ही उसे एक विशाल ग्रिजली बेयर का कटा हुआ और पूरी तरह से क्षत विक्षत शरीर मिलता है। यह ऐसा शिकार था जिसे किसी सामान्य जानवर ने नहीं मारा था। भालू के शरीर पर ऐसे निशान थे जो किसी भी जात हथियार से नहीं बनाए जा सकते थे। ये सारे संकेत नारू के दिमाग में एक ही बात पक्की कर देते हैं, जंगल में कोई ऐसी चीज आई है जो शिकारी नहीं है बल्कि शिकार करने वाला है, और वह किसी भी जात प्राणी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। नारू अपनी जनजाति के लोगों को इन संकेतों के बारे में बताती है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं, इसे महज जंगल की एक रहस्यमय घटना मानकर। सिर्फ ताबे ही उसकी बात को थोड़ा बहुत सुनता है, क्योंकि वह अपनी बहन की बुद्धिमत्ता पर थोड़ा भरोसा करता था, लेकिन वह भी इस अनदेखे खतरे की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझ पाता। नारू अपने पालतू कुत्ते सरी के साथ मिलकर उस अनदेखे शिकारी के पदचिह्नों का पीछा करना शुरू कर देती है। यहीं पर कहानी में सबसे भयानक और तकनीकी मोड़ आता है। नारू की पहली सीधी मुलाकात द प्रेडेटर से होती है। यह विशाल क्रूर प्राणी किसी और ग्रह से आया था और यह शिकार करने के लिए सबसे उन्नत, सबसे घातक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। नारू अपनी आंखों से देखती है कि प्रीडेटर कैसे एक भेड़ियों के झुंड पर हमला करता है। प्रीडेटर किसी भी सामान्य जानवर या इंसान की तरह नहीं लड़ता। यह खुद को इनविजिबल, अदृश्य बनाने की क्षमता रखता था, जिससे ऐसा लगता था जैसे हवा में कोई चीज अचानक से हमला कर रही हो। इसके हथियार रिस्ट ब्लेड्स, कलाई की ब्लेड थे जो पलक झपकते ही शिकार को काट सकते थे, और सबसे भयानक हथियार प्लाज्मा कास्टर था। नारू अपने भाई ताबे के साथ मिलकर एक जाल बिछाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीडेटर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला साबित होता है। एक भयानक सीन में नारू और ताबे का सामना एक विशाल ग्रिजली बेयर से होता है, जो पहले ही प्रीडेटर द्वारा बुरी तरह घायल किया जा चुका था। जब भालू उन पर हमला करता है तो प्रीडेटर दूर से इस पूरे दृश्य को देखता है। यह इंतजार करता है कि इन दोनों शिकारियों में से कौन बचेगा। भालू के हाथों ताबे घायल हो जाता है, लेकिन नारू और ताबे मिलकर उस भालू को मार गिराते हैं। इस घटना के बाद प्रीडेटर, जो अब तक नारू को कमजोर मान रहा था, उसे एक योग्य शिकार के रूप में देखने लगता है। ताबे को बचाने की कोशिश में नारू प्रीडेटर के सामने आ जाती है और उसे जबरदस्त चोट पहुंचाती है, जिससे प्रीडेटर के शरीर से हरे रंग का फॉस्फोरेसेंट ब्लड, चमकीला खून निकलता है। ताबे अब पूरी तरह से मान लेता है कि नारू की बातें सच थीं और वह अपनी बहन को बचाने की कसम खाता है। कहानी एक और भयानक मोड़ लेती है जब नारू और ताबे फंसकर फ्रेंच ट्रैपर्स, फ्रांसीसी शिकारी व्यापारी के एक क्रूर समूह के जाल में आ जाते हैं। ये ट्रैपर्स, जो कोमांचे जनजाति के लोगों को बंदी बनाने और उनका शोषण करने में लगे थे, नारू और ताबे को पकड़ लेते हैं। अब नारू को दो दुश्मनों का सामना करना था, एक तो अनदेखा तकनीकी शिकारी और दूसरे ये क्रूर इंसान प्रीडेटर, जो ट्रैपर्स के इलाके में पहुंच चुका था। उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। ट्रैपर्स के पास बंदूकें थीं, लेकिन प्रीडेटर की तकनीक के आगे उनकी बंदूकें भी बेकार थीं। यह दृश्य प्रीडेटर की क्रूरता और ताकत को पूरी तरह से स्थापित करता है। वह ट्रैपर्स के हर हमले को आसानी से झेलता है और अपने उन्नत हथियारों से उन्हें बेरहमी से मार गिराता है। नारू इस केओस, अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करती है। इसी बीच उसका भाई ताबे अपनी बहन को बचाने की अपनी आखिरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। वह प्रीडेटर पर हमला करता है ताकि नारू को भागने का वक्त मिल जाए। ताबे की बहादुरी प्रीडेटर को भ्रमित करती है, लेकिन वह अंततः ताबे को मार देता है। इस बलिदान से नारू के दिल में अपने भाई को खोने का दर्द और प्रीडेटर से बदला लेने की आग भड़क उठती है। नारू अब अकेली थी, लेकिन वह टूटी नहीं थी। वह जानती थी कि उसे प्रीडेटर को उसकी ही ताकत और घमंड से हराना होगा। वह प्रीडेटर के हथियारों,
उसकी क्लोकिंग डिवाइस और उसके शिकार करने के तरीके पर बहुत ध्यान से विचार करती है। नारू को यह बात समझ आती है कि प्रीडेटर की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्लोकिंग डिवाइस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जब वह अदृश्य होता है तो वह अपने शिकार की थर्मल सिग्नेचर, शरीर की गर्मी का इस्तेमाल करके हमला करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपनी जगह को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाता। नारू एक मास्टर प्लान बनाती है। वह एक ऐसा इलाका ढूंढती है जहां की जमीन थिक स्टिकी मड, गाढ़े चिपचिपी कीचड़ से ढकी हुई थी। वह खुद को सिर से पैर तक उस कीचड़ से पूरी तरह से ढक लेती है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल के कीचड़ में लिपटी एक डरी हुई झाड़ी। यह चाल प्रीडेटर की थर्मल विजन, गर्मी पकड़ने वाली दृष्टि को पूरी तरह से चकमा दे देती है। प्रीडेटर को नारू की गर्मी दिखाई नहीं देती, जिससे उसे लगता है कि नारू गायब हो गई है। नारू उस पर हमला करती है और उसे घायल कर देती है। नारू को पता चलता है कि प्रीडेटर की प्लाज्मा कास्टर लेजर गन उसके हेलमेट से जुड़ी हुई थी और हेलमेट में ही सेल्फ टारगेटिंग मैकेनिज्म, खुद को निशाना बनाने वाला तंत्र लगा था। वह प्रीडेटर के साथ लड़ते हुए उसके हेलमेट को छीन लेती है और भाग जाती है। प्रीडेटर नारू का पीछा करता है और नारू उसे उस कीचड़ वाले दलदल के बीच एक खास जगह पर ले आती है। प्रीडेटर जब उस पर प्लाज्मा कास्टर से हमला करने वाला होता है तो नारू तुरंत उसके हेलमेट को उस जगह और प्रीडेटर के बीच में रख देती है। प्रीडेटर का सेल्फ टारगेटिंग मैकेनिज्म उसके अपने ही हमले को पलट देता है। प्लाज्मा बोल्ट हेलमेट से टकराकर वापस उछलता है और सीधे प्रीडेटर के सिर पर हमला करता है। प्रीडेटर पल भर में ढेर हो जाता है। नारू अब सिर्फ एक बची हुई चीज थी, एक विजेता। वह प्रीडेटर के कटे हुए सिर को उठाती है, अपने भाई ताबे के कबीले के सम्मान के प्रतीक के रूप में, और अपने पालतू कुत्ते सारी के साथ वापस अपने कबीले की ओर लौटती है। जब वह कबीले के पास पहुंचती है तो उसके कबीले के पुरुष शिकारी, जो उसे पहले कमजोर समझते थे, अब उसे देखते ही डर और सम्मान के मिश्रण से भर जाते हैं। नारू ने न केवल अपने भाई के बलिदान का सम्मान किया था, बल्कि उसने एक ऐसे खतरे को खत्म किया था जिसे कोई भी पुरुष शिकारी कभी खत्म नहीं कर पाता। उसने अपनी बुद्धिमत्ता, अपने सब्र और अपनी हिम्मत से यह साबित कर दिया था कि एक सच्चा शिकारी वह है जो यह जानता है कि उसे क्या छुपाया जा रहा है, और वह उसी छुपी हुई चीज को हथियार बनाकर सबसे बड़े खतरे को भी मात दे सकता है। नारू सीधे अपने कबीले के मुखिया अरूका के पास जाती है और न केवल प्रीडेटर का सिर बल्कि फ्रेंच ट्रैपर से छीनी हुई उन्नत पुरानी पिस्तौल भी पेश करती है, जिस पर एक खास उत्कीर्णन इंग्रेविंग था। यह वही पिस्तौल थी जो बाद में प्रेडेटर फिल्म सीरीज की कहानियों में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कलाकृति के रूप में जानी जाएगी।